जहर से अगर कोई आदमी मरा है तो छिपाया नहीं जा सकता। एक बाल या एक नाखून भी काफी है। क्या आपको लगता है कि उनकी मुस्लिम पहचान की वजह से उनको सजा भुगतनी पड़ी? एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये बात तय हुई कि मुख्तार का अंत अब जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। एक का नाम है ब्रजेश सिंह और दूसरे के नाम है त्रिभुवन सिंह। उन लोगों ने लगा दिया, डिप्यूट कर दिया एसटीएफ को, इसे खत्म करना है। क्या आपके परिवार का सियासी रसूख खत्म हो जाएगा? 40 दिन के लगभग पहले मुख्तार ने यह सूचित किया कि हमारी हत्या का अब इन लोगों ने नया षड्यंत्र रचा है, मुझे जहर देने का। पूछा कि और इन्होंने जो जहर खाया है उसके लिए क्या टेस्ट कराया? सुपरिटेंडेंट ने रेडियोग्राम और वायरलेस भेजा है मोहम्मदाबाद हमारे होम थाने को कि सूचित कर दिया जाए अफजल अंसारी को कि उनका भाई चिंताजनक हालत में है। आपके खुद के पिता, आपके दादा, आपके नाना, उनका तो नाम किताबों में दर्ज है हीरोज की तरह, तो ऐसा क्या हुआ? मीडिया ने उनकी छवि बनाई थी कि वो एक दुर्दांत बहुत बड़ा अपराधी है, क्रिमिनल है, और उसे माफिया डॉन तक कहा गया। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से, हवालात में मौत के बाद से लगातार ये मामला गरमाया हुआ है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसको कुछ लोग कहेंगे कि डॉन है, गैंगस्टर है, क्रिमिनल है। दूसरे लोग कहते हैं वो गरीबों के मसीहा हैं, रॉबिन हुड हैं, जो अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांटते रहे। हमने तमाम तरह की हमने वहाँ से आने वाले बयानात भी सुने हैं जिसमें जो तथाकथित निचली जातियों के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें मसीहा के तौर पे मानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया में अगर देखें तो उनकी डॉन और गैंगस्टर की एक इमेज है। और ये भी सच है कि 60 से ज़्यादा उनके ऊपर मुकदमे रहे और तकरीबन 20 साल वो जेल में रहे। अब ये नया मामला जो सामने आ रहा है वो ये कि उनकी मौत को लेकर उनके परिवार के लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि उनको जेल में जहर देकर मारा गया ताकि रास्ते से हटाया जा सके और दूसरे चुनाव से पहले इस पूरी सियासत को पोलराइज किया जा सके, यानी ध्रुवीकरण किया जा सके। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी मौजूद हैं, जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं। ये एक ऐसा परिवार है जो स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार है, जो अंसारी साहब हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हों या अफजल अंसारी हों। अफजल अंसारी हों, इनके जो पिता, इसके अलावा उनके दादा, उनके नाना, तमाम लोग स्वतंत्रता संग्रामी रहे, कांग्रेस पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे। अब फिलहाल इस मामले को वो किस तरह से देख रहे हैं? बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं कि 20 साल तक भी ये पता लगाया जा सकेगा कि उनको जहर दिया गया या नहीं, इस तरह से उनको दफन किया गया है, इस तरह के सबूत उनके पास हैं। क्या कहना है अफजल अंसारी का? आइए उनसे बातचीत करते हैं। अफजल अंसारी साहब, बहुत दुख की बात है कि आपके भाई की इस तरह से, मैं कहूँगी, बेवक्त मौत हुई है, जिसको कई लोग और आपके सपोर्टर्स खासकर हत्या का नाम दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने भी कई बार कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि ये मौत नहीं हत्या है। इसकी बुनियाद क्या है? आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? देखिए, मुख्तार अंसारी साहब जुडिशियल कस्टडी में थे और राज्य की ये जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करे। लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो कि वो जुडिशियल कस्टडी में है और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उनको कारागार में रख करके सरकार की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उनके सुरक्षा का प्रबंध करे। तीसरी चीज ये है कि मुख्तार अंसारी अभी जब बांदा जेल में थे तो उससे पहले वो पंजाब के रोपड़ जेल में थे। यूपी की पुलिस, यूपी के सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल करके कोशिश की इस बात की कि मुख्तार के ट्रायल बाधित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको पंजाब से ट्रांसफर करके लाया जाए और बांदा की जेल में रखा जाए ताकि उनके ट्रायल हो जाए, जो यहाँ उनके खिलाफ आरोप। इस आरोप पर सुनवाई के बाद, क्योंकि मुख्तार के पक्ष से ये कहा जा रहा था कि यूपी की जेल में हमारे जीवन को खतरा है और ये लोग राजनीतिक कारणों से हमें झूठे मुकदमों में फंसाएंगे ही नहीं, ये लोग हमारी हत्या भी कर देंगे।
फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो न्याय किया वो ये कहा कि इनको शिफ्ट किया जाए रोपड़ जेल से बांदा जेल यूपी में, मुकदमों का ट्रायल ये फेस करेंगे। इस दरमियान यूपी की सरकार इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी कि उसके जीवन के लिए कोई संकट न पैदा हो। उसमें खास तौर से ये भी बात कही गई थी कि मुख्तार बीमार हैं, एम्स, चंडीगढ़ एम्स से उनका इलाज चल रहा है, उन्हें वो हार्ट के भी पेशेंट हैं, उन्हें स्लीप डिस्क भी हुई है, वो शुगर के भी पेशेंट हैं और काफ़ी दिनों से जेल में होने की वजह से और कई तरह के खाने वगैरह इसकी वजह से उनको कई तरह की बीमारियां हैं। उन दिनों कोरोना भी फैला हुआ था। ये मार्च 2021 में आदेश हुआ, उनको यूपी जेल शिफ्ट कर दिया गया बांदा में। बांदा में कई बार इस बात को लेकर के जैसे जैसे इन लोगों ने कोई प्रयास किया उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया जाए, तब फौरन उसकी कंप्लेन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, याचिका के माध्यम से ट्रायल कोर्ट में बताई जाती रही। एक बात बन गई कि मुख्तार को या किसी भी बड़े बंदी को, ऐसे बंदी को जिसके सुरक्षा के लिए कुछ समस्या है, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालयों में पेशी पे लाया जाए, पेश किया जाए और उनका वकील कोर्ट में खड़ा होकर के न्यायिक प्रक्रिया को सहयोग करे। इस दौरान जब से वो पंजाब से बांदा की जेल में आए, इस दरमियान शायद एक बार उनको न्यायालय में पेश करने के लिए आदेश हुआ, फिजिकल पेशी कराई गई। लेकिन जो खतरा आसन्न था उसी को देखते हुए बाद में न्यायालय ने, सभी न्यायालय में जहां भी ट्रायल उनका चल रहा था, बाराबंकी में, लखनऊ में, आजमगढ़ में, मऊ में या गाजीपुर में, जहां कहीं भी, बनारस में, सबने बस कह दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होंगे। तो अब कहीं ले जाने और ले आने के दौरान उनके साथ कोई हादसा होने की संभावनाएं खत्म हुई। अब क्या रहा? तो एक ये था कि जेल के अंदर कुछ इस तरह के बंदियों को भेज दिया जाए जो बंदी जेल में ही किसी मौके से उनके ऊपर हमला करे और उनके ऊपर कातलाना हमला हो या मार डाले। इसका प्रयास उन लोगों ने किया। समय रहते ही जैसे ही सूचना मिल जाती थी, फिर उसके लिए लिखा पढ़ी और कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती थी और मामला दब जाता। इस बार एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये बात तय हुई कि मुख्तार का अंत अब जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। उसकी बड़ी वजह ये हुई कि हमारी सरकार के द्वारा पाले जा रहे दो बहुत बड़े माफिया, एक का नाम है ब्रजेश सिंह और दूसरे के नाम है त्रिभुवन सिंह। ये दोनों लोग बॉम्बे जे हॉस्पिटल कांड में दाऊद इब्राहिम के साथ सह अभियुक्त हैं, को अक्यूज्ड हैं उनके। इनके विरुद्ध पूरे देश में सैकड़ों की तादाद में मुकदमे हैं। ये 25 साल तक कानून से, अदालत से भाग करके अपराध करते रहे हैं। इनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी रहा है और इन्हें दिल्ली की जो स्पेशल सेल है उसने उड़ीसा से गिरफ्तार किया, जहां ब्रजेश सिंह छद्म नाम पर अपना नाम अरुण सिंह, नया नाम इंट्रोड्यूस करके, व्यक्ति एक और नाम दो, उर्फ नहीं, कैरेक्टर दो, क्योंकि ब्रजेश सिंह जो सामूहिक नरसंहारों के लिए, सिकरौरा में 7 लोगों की हत्या के लिए, तमाम घटनाओं के लिए
वो अभियुक्त है तो उसको तो शस्त्र मिल नहीं सकता, लेकिन ब्रिजनेश सिंह के पास शस्त्र का लाइसेंस वो उड़ीसा में बन गया, अपना नाम अरुण सिंह बना करके। उनको विदेश जाना है, विदेश में फैले हुई अपनी गैंग के आकाओं से मिलने, उनका पासपोर्ट बन गया अरुण सिंह के नाम से, फोटो ब्रिजेश सिंह की, पासपोर्ट पे और लाइसेंस पे नाम अरुण सिंह का। तो इस तरह से वो सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त करके यूपी में दिल्ली पुलिस के द्वारा जब लाए गए और यूपी पुलिस अब उनके मामलों का ट्रायल यूपी में शुरू की, तो इस सरकार ने ये बीड़ा उठाया कि किसी मामले में धूल नहीं लगने दी जाएगी ब्रिजेश सिंह त्रिभुवन सिंह को। उनके सारे मामलों में गवाहों को तोड़ा गया, धमकाया गया, खरीदा गया, मजबूर कर दिया गया और सारे धीरे धीरे एक एक करके मुकदमे छूटते चले गए। जी हाँ, लेकिन अफजल साहब यहाँ जो समझ में आ नहीं रहा वो ये कि मुख्तार साहब की पूरी जिंदगी तकरीबन जेल में गुजरी है, 20 साल के आसपास वो जेल में रहे, 7 साल उसमें वो भी दौर था जबकि आदित्यनाथ की सरकार थी। अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वक्त उनको मारे जाने की कोशिश होगी? आपके आरोप में एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरह का अंतर विरोध है कि अगर ऐसा होता तो इस दौरान 7 साल भी वो जेल में थे, तो उनको अभी मारने की क्यों कोशिश होगी अगर आपके आरोपों को माना जाए? देखिए, हम वही बताने की कोशिश कर रहे थे आपको, और आप थोड़ा सब्र करेंगी तो आप समझ जाएंगे। एक तरफ तो सिक्के का एक पहलू है कि मुख्तार के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनका ट्रायल कराना है, लेकिन जब मुख्तार जेल में आ जाएंगे तो मुख्तार भी अगर किसी मुकदमे के वादी हैं और उस मुकदमे के मुलजिम ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह हैं, तो क्या उसका ट्रायल नहीं होगा? उसका भी ट्रायल शुरू हो गया। खतरा यहां पैदा हुआ कि जब ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा तो ये कौन सी घटना है? घटना ये है कि 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी जब मऊ के विधायक थे, अपने घर से मोहम्मदाबाद यूसुफपुर से वो जा रहे हैं मऊ, और रास्ते में सुनियोजित ढंग से एक ट्रक खड़ा करके और भी कई गाड़ियां आगे पीछे और उनके 2 गाड़ियों के काफिले पर अंधाधुंध गोली चलाई गई हत्या करने की नियत से। ये घटना ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, ये अंजाम देने वाले और 15-17 लोग थे। वादी मुकदमा की हैसियत से मुख्तार अंसारी ने 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। नामजद मुकदमा, अज्ञात लोगों के बाकी 16-15 अज्ञात, विवेचना होती है, चार्जशीट लगती है। रोचक तथ्य यह है कि इस घटना में जो हमला हुआ था उसमें मुख्तार के गाड़ी में बैठे हुए उनके सरकारी गनर रामचंद्र प्रदीप, उनकी उस गोली लगने से मौत होती है, और उसी गाड़ी में बैठे हुए रुस्तम उर्फ बाबू की भी गोली लगने से मौत होती है। और उस घटना में जब हमला हुआ तो जवाब में मुख्तार के साथ जो लोग थे उन्होंने जब जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई तो हमलावरों में से भी एक व्यक्ति, जो उस समय पहचान नहीं हो सकी कि वो कौन है, उसकी भी मौत होती है। 1 सप्ताह 10 दिन बाद पुलिस ने पहचान करा के बताया कि यह मारा गया व्यक्ति जो हमलावर है, जिसके पास 30 कार्बाइन बरामद हुई थी, कारतूस बरामद हुए थे, यह व्यक्ति बिहार प्रांत का रहने वाला है, इसका नाम मनोज राय है। चार्जशीट लगी, फरार है आदमी, तो मुकदमा तो चलेगा नहीं। जब पकड़ लिए गए तब भी मुकदमा चलेगा नहीं। जब वो यूपी में आ गए तब अब उसका चार्ज बन रहा है। अब मुख्तार अंसारी भी आ गए तो उसकी गवाही शुरू हो रही है। वादी मुकदमा सबसे पहले बुलाया जाता है गवाही के लिए, लेकिन ये विडंबना है कि मुख्तार अंसारी को गवाही के लिए सम्मन इशू हुआ, लेकिन कानूनी बाधा खड़ी करके मुख्तार अंसारी की गवाही नहीं होने दी गई।
ठीक है। 10 सुनिए, जी हाँ, बात अब्दुल साहब, सुनिए ना। मेरे पास कुछ और सवाल भी हैं, थोड़ा जवाब लंबे हो रहे हैं, लोग और भी चीजें इसके पहलू जानना चाहते हैं। आप जरूर ये कानूनी पहलू बता रहे हैं, अच्छी बात है कि आप पूरा डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन इसमें मेरे मन में एक सवाल ये पैदा होता है कि जेल में तो इतने सारे स्टाफर्स होते हैं, जेल के अधिकारी होते हैं, उनको खाने देने के काम से लेकर उनके सामने परोसने तक, आपको लगता है कि क्या जेल का पूरे स्टाफ को मैनिपुलेट किया गया होगा एक व्यक्ति की हत्या के लिए? हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। पूरी सरकार का मतलब, सरकार के मेन जो लोग हैं, उन लोगों ने लगा दिया, डिप्यूट कर दिया एसटीएफ को, इसे खत्म करना है। अब खत्म करने का तरीका क्या होगा, उसमें स्पेशलिस्ट बैठे हैं, तय कर दिए। किसी को पुलिस कस्टडी में सड़क पे घुमाते हुए पत्रकारों के आड़ में खड़ा करके 3 छुट भैया बदमाशों से गोली मरवा दिए। किसी को कचहरी में वकील की वर्दी पहनाकर वो पेशी पे आएगा, उसको गोली मार। अलग अलग तरीका सबका तय किया। मुख्तार के लिए ये तरीका तय हुआ कि इनको जहर देकर के मार दिया जाए। और मैं आपको कहूंगा, आप इसमें जल्दबाजी करिएगा तो सत्य तक नहीं पहुंच पाइएगा। मेरी बात लंबी हो रही है, मैं कोशिश करूंगा कि शार्ट हो। जी हाँ। 40 दिन से भी कुछ ज्यादा पहले मुख्तार साहब ने मुझको बताया। एक तो पहले ये समझ जाइए कि जेल में एक फोन होता है जो हर बंदियों के लिए है कि वो 5 दिन तक सप्ताह में अपने परिजनों से बात कर सकता है, एक बार में 5 मिनट। तो उनकी मुझसे बात होती थी। और ये भी सुन लीजिए, वो फोन करते थे तो पीसीओ से करते थे, हम उनको नहीं कर सकते, वही करेंगे। और जितनी फोन से उनकी हमारी बात हुई है, मैंने सब टेप किया है, जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है, जो एक पुख्ता सबूत है। अब आपको बताते हैं, 40 दिन के लगभग पहले मुख्तार ने यह सूचित किया कि हमारी हत्या का अब इन लोगों ने नया षड्यंत्र रचा है, मुझे जहर देने का। और हमारे सामने जो खाना आता है, रूटीन में उस खाने को बना करके जब लाया जाता है, तो एक बंदी रक्षक यानी जेल का सिपाही, एक वार्डन और एक डिप्टी जेलर इस खाने को टेस्ट करता है, तब मुझे खाना दिया जाता है। तो उसने बताया कि इत्तेफाक है या क्या है, मेरा वार्डन, मेरे बैरिक का खाना चखने वाला बंदी रक्षक और मेरे बैरिक का इंचार्ज खाना बनवाने, परोसने, खाने और खिलाने वाला डिप्टी जेलर, ये तीनों जो खाना खाए थे, ये तीनों बीमार पड़ गए हैं। तीनों का इलाज जेल के हॉस्पिटल से हो रहा है। इनकी हालत ठीक नहीं है। फिर तीनों ले जा करके मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं और तीनों 4 दिन 5 दिन जेल में वहां मेडिकल कॉलेज में एडमिट रहे हैं, तब इनकी जान बची है। जी जी। हमने इस बात से सुपरिटेंडेंट से भी कहा है। अब जब मुख्तार को जेल में जहर दिया गया तो मैंने उनसे कहा है, श्रीमान जी, मुख्तार को तो जेल में जहर दे दिया गया, उसने खुद लिख करके कोर्ट में भेज दिया और हमको भी बताया है। तो उन्होंने कहा, देखिए हम तो खाना चेक करा के देते हैं। हमने कहा, आपने चेक कराया था और फला फला डिप्टी जेलर और वार्डन कैसे हालत खराब हो गई और हॉस्पिटल भेजना पड़ा। तब सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि लेकिन तीनों की जांच में एक तरह की तो रिपोर्ट नहीं आई। एक की तो आई कि इसको पॉइजन है, लेकिन दूसरे की आई कि गैस है, और तीसरे में कुछ नहीं आया। हमने कहा, इसका मतलब कि मुख्तार अंसारी जो खाना खाए हैं उसमें आपका कहना कि अगर उस तीनों की एक बात आ जाती तो आप मानते इसको। आप बीमार है ये तो मानते हैं? बोले हाँ बीमार है। तो हमने कहा उसका इलाज ठीक से कराइए, सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है। हमने 2 डॉक्टरों को बाहर से बुला लिया। ये 20 तारीख को बात हुई है, 28 को मौत हुई है, याद कीजिएगा 20 तारीख को मेरी बात है, और मेरे पास रिकॉर्डिंग पूरी है कंप्लीट। जी हाँ, और वो जब अपने बच्चों से बातचीत कर रहे थे वो रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी है, वो शायद 26 तारीख। जी हाँ, नहीं जी हाँ। ये 28 तारीख की है। जी हाँ, कुछ घंटे पहले की बातचीत है। अब मुझे बताइए कि इम्पोर्टेंट 4 रिकॉर्डिंग है। जी ठीक है। 20 तारीख की जो मेरी हुई है,
जिसमें जहर की साफ बात है। फिर 26 तारीख की मेरी और सुपरिटेंडेंट की बातचीत है, जिसमें सुपरिटेंडेंट ने रेडियोग्राम और वायरलेस भेजा है मोहम्मदाबाद हमारे होम थाने को, कि सूचित कर दिया जाए अफजाल अंसारी को कि उनका भाई चिंताजनक हालत में है और मैंने उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया है, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा। ये 26 तारीख को मुझे 4 बजे भोर में रिसीव कराया गया और मैं भाग करके जब बांदा पहुंचा, मिलते ही छूटते पहली बार उन्होंने ये कहा कि भैया इन सबों ने मुझको जहर खिला दिया है और अगर मुझे किसी दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करने को नहीं ले जाया जाएगा तो ये मुझे इलाज का के नाम का नाटक करेंगे और मार डालेंगे। मैं जेल में बेहोश हालत में हो गया था तो मुझको यहाँ भेजा गया है। मैंने डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर साहब आखिर क्या स्थिति है। ये कह रहा कि मेरा फट जाएगा सीना, मेरा फट जाएगा पेट, और ये देखिए कितना फूला हुआ है, मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। कहने हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखिए ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो गया, ब्लड प्रेशर भी इसका पहले से बेहतर है। 3-4 दिन में हम इनको इस स्थिति में ला देंगे कि आप आएंगे देख लीजिएगा ये खड़े हो जाएंगे। हम कहा जो बैठ नहीं सकता है उसको आप खड़ा कर दीजिएगा। कहे 3-4 दिन में खड़े कर देंगे। और ध्यान से सुनिएगा, ये बात हुई है 26 तारीख को और 1:30 बजे दिन में, और मैं वहां से जैसे ही चला हूं 2.5 घंटे के बाद मुख्तार अंसारी को आईसीयू से सीधे जेल वापस भेज दिया गया है और व्हील चेयर पे बैठा के भेज दिया गया। पूछा कि टेस्ट क्या किया आपने? कहते हैं साहब हमने एक्सरे कराया था, ये गिर गए थे तो कि कहीं चोट से टूट तो नहीं गया, तो कोई फ्रैक्चर नहीं है। पूछा कि और इन्होंने जो जहर खाया है उसके लिए क्या टेस्ट कराया? कहे हमने इनका अल्ट्रासाउंड कराया है। लीवर टेस्ट हुआ नहीं, ईसीजी टेस्ट हुआ नहीं, इको टेस्ट हुआ नहीं, हार्ट का कोई टेस्ट हुआ नहीं। वो बार बार छाती पीट रहा है और अपने पेट को दिखा रहा है कि ये गैस भरी हुई है और मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मैं बैठ नहीं सकता हूं, और ये लोग इलाज के नाम पर हमको कहते हैं कि 3-4 दिन में हम इसको खड़ा कर देंगे, और हमारे अस्पताल से लौटने के 2.5 घंटे के अंदर वापस उसको जेल में डाल देते हैं। कहीं सुना है क्या आपने आज तक कि सीधे आईसीयू से मरीज उठाया जाए और जेल में भेज दिया? बहुत दुख की बात है। आप जी, आप बिल्कुल 20 के लिए 2 दिन रखना नहीं चाहिए था उनको। बिल्कुल 20 मिनट की पूरी बातचीत का क्रक्स अफजल साहब यही है कि आप ये कह रहे हैं कि पूरे तरीके से आपका आरोप ये है कि उनको जहर देकर यूपी के प्रशासन ने, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने जेल के अंदर कस्टडी में थे वो उनको मार दिया। अब मुझे आप ये बताइए कि उनकी तो मौत हो गई, मौत हुई या हत्या हुई जैसे भी हुआ, अब फिलहाल रिपोर्ट भी आ चुकी है हमारे सामने, उस रिपोर्ट में कुछ नहीं है। अब आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? मैंने ये भी पढ़ा कि आप ये कह रहे हैं कि 20 साल तक हमने ऐसी स्ट्रेटजी के तहत इस तरह से हमने उनको दफनाया है। आपको सब स्ट्रेटजी बताएं, मोटी बात सुनी जी नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आप किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि 20 साल तक आप ये कह रहे हैं कि 20 साल बाद भी बॉडी को निकाल के पता लगाया जा सकता है कि जहर दिया नहीं दिया, इसका क्या साइंटिफिक बेसिस है? अब हम आपको बता दें, आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, आज की डेट में इस दुनिया में जहर से अगर कोई आदमी मरा है तो छिपाया नहीं जा सकता। एक बाल या एक नाखून भी काफी है। हमने मिसाल 20 साल की दी थी इस तरह का कि जरूरत हुई तो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद भी उसकी कब्र को खोल के जांच करी जाएगी तो वो सबूत मौजूद है कि उसकी मौत मुख्य वजह जहर है। हार्ट फेल हुआ है अगर, कार्डिया अरेस्ट हुआ है अगर, तो वो भी वो जहर है। जहर की वजह से पेट में इतनी गैस बनी है कि उसने सब चोक कर दिया और इतना प्रेशर बना दिया हार्ट पर कि उसका कार्डिया अरेस्ट हो गया। इससे ये कहां बच रहा है कार्डिया अरेस्ट होने से? अगर कार्डिया अरेस्ट होना था तो क्या एक बैक हो जाएगा? 26 तारीख को आप उसको फिट घोषित करते हैं कि ये फिट है। फिट का मतलब क्या होता है? अगर वो फिट है तो 28 तारीख को मर कैसे जाता है? 26 और 28 में डेट के कितने दिन का फर्क है? आप उसको ले जा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पेश करने, जब वो पेश हुआ है तो 10 सेकेंड में मूर्छित हो गया। व्हील चेयर पे बैठा के ले गए लोग, और जैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लाए उन्होंने कहा कि ये मुख्तार अंसारी हाजिर है। 10 सेकेंड में वो वहीं पे फिर कहने लगे कि ये बेहोश हो गए सर, इनको ड्रिप चढ़ाई जा रही। आप जेल में ड्रिप चढ़ा रहे हैं,
अब मौत हो जाने के बाद आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल में वो है, कोई एक कारण बता दे कोई भी कि 26 तारीख को जब 2 बजे रात में उसको ले जाके आप एडमिट कराते हो, क्रिटिकल पोजीशन और इसलिए आईसीयू मिलता है, तो उसी 26 तारीख को 4 बजे शाम को उसको आप डिस्चार्ज करते हो कि ये फिट है, और फिर 28 तारीख को उसकी मौत हो जाती है, तो आप कहते हो कार्डियक अरेस्ट हो गया। जी, अफजल साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अब आप उनकी मौत के बाद मुख्तार साहब की दो तरह के लोग हैं, लोग दो तरह के धड़ों में बढ़ गए हैं, पोलराइज हो गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं वो डॉन थे, गैंगस्टर थे, उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे थे जिसमें हत्या तक के संगीन मुकदमे थे, ऐसे में क्यों मातम किया जाए, रिपोर्ट आ गई है अस्पताल की जिससे पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ उनके साथ और ये नेचुरल डेथ थी। दूसरी तरफ लोग कहते हैं वो मसीहा थे, वो रॉबिन हुड थे, लोग उनके चाहने वाले थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों तरह के लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप कैसे ये बता पाएंगे कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हो, हत्या तक का मुकदमा हो, उस व्यक्ति को मसीहा कैसे माना जाए? देखिए, हमने तो आज तक यही सुना और माना कि इंसान के साथ बदनामी और नेकनामी जोड़ने के लिए आज के इस दौर में ये मीडिया बहुत बड़ा आधार बनता है। आप जिसकी चाहे जो छवि बना दें। मीडिया ने उनकी छवि बनाई थी कि वो एक दुर्दांत बहुत बड़ा अपराधी है, क्रिमिनल है, और उसे माफिया डॉन तक कहा गया। अब हकीकत में जमीन पे क्या है, इसको कोई देख नहीं पा रहा, तो मैं क्या कहूं। माना यह गया है कि इंसान की औकात क्या है, उसकी अंतिम यात्रा में पता चल जाता है। वो कितना बड़ा इंसान हो, कितने पद का हो, कितनो शोहरत वाला हो, लेकिन उसकी अंतिम यात्रा उसकी औकात का पता बताती है। ये एक पैमाना है। मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा 3 दिन से पूरे क्षेत्र को पुलिस की और फोर्स की छावनी बना दिया गया। सारे स्टेट में रेड अलर्ट, पुलिस फ्लैग मार्च, चारों तरफ नाकाबंदी, नदियों पर बने हुए चह के पुल खुलवा दिए गए। उसके बाद आपको अगर नहीं कैमरे से कहीं देखने को मिला है, तो आप उस दिन की हकीकत जो लाइव टेलीकास्ट हो रही देख लीजिए। वो बुलाई हुई रैली की भीड़ नहीं थी जो लंच पैकेट दे करके लोगों को इकट्ठा किया जाता है। वो किसी साधन और किसी सुविधा के जरिए बुलाए गए लोग नहीं थे। वो लोगों के जज्बात थे, उनके लिए उनकी मोहब्बत थी कि वो अपने एक हीरो का अंतिम दर्शन करना चाहते थे, अपनी मिट्टी देना चाहते थे। अब आप उसको जी। आप सुनिए, अब मुख्तार अंसारी रहे नहीं, हम्म। हम उनको शंकराचार्य साबित नहीं कर पाएंगे, और आप उनको माफिया डॉन समझते रहें। आप या आपसे मतलब कृपा करके अपने पे मत लीजिएगा। मैं जी। कह रहा हूं भारत की वो गोदी मीडिया प्रस्तुत करती रहे। अब जो जिन लोगों, जिस मिट्टी में उसका खमीर था, उस मिट्टी में उसका खमीर मिल चुका है। उसके साथ नेकनामी और बदनामी तो दफन हो चुकी है। लेकिन याद रखिए कि जो भी हो, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो समय तय किया था मुख्तार अंसारी के साथ ये घटना करने का, हो सकता है ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को मुकदमे में बचाने में कुछ हद तक उनको सफलता मिल जाए। लेकिन याद करिएगा, इस इलेक्शन में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल की गरीब जनता, मुख्तार की पहचान किसी मुसलमान लीडर की नहीं थी और न किसी डॉन की थी। गरीब उनके लिए रो रहा है, और हर कौम, हर फिरके और हर जात का गरीब रो रहा है। हर इंसाफ पसंद इंसान रो रहा है। जिस निर्दयता के साथ उनकी हत्या की गई, उसको कोई भी सही ठहराने को 2% होंगे लोग, 2 में 100 में 2% होंगे जो किसी पूर्वाग्रह की वजह से ग्रसित होंगे और ऐसी बातें कहेंगे। लेकिन बाकी ये बताइए, आवाम, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि उनकी मुस्लिम पहचान की वजह से उनको सजा भुगतनी पड़ी? क्योंकि अगर डॉन ही मान लें तो डॉन हम तो हम 2 हम दर्जन हम डॉन ही। हम बता दें, यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी जहनियत गंदी है।
उन्होंने उसको मुसलमान समझ के जितना टॉर्चर किया हो, मुख्तार का कैरेक्टर जो था वो कभी भी मजहब, जात और धर्म के नाम पर कुछ नहीं था। वो गरीब और सताए हुए लोगों की मदद करने वाला था और उसने हमेशा मदद की। और चीख चीख के लोग कह रहे हैं हम आपको भी आमंत्रित करेंगे, आइए उस अपने चेंबर से निकल के किसी दिन सड़क पर गांव में और उस इलाके में पूछ लीजिए। गरीब धन दौलत से गरीब होता है लेकिन ईमान का बड़ा मजबूत होता है, और जिसको वो अपने दिल में बसा लेता है वो चाहे आप कुछ कर डालिए, आप उससे उसकी छवि को नहीं खराब कर सकेंगे। आज गरीब रो रहा है, आज 5 दिन हो गया, लेकिन आज भी उसकी कब्र पर मट्टी डालने का आज भी नजारा एक दिन आके देख लीजिए या अपना कैमरा भेज के दिखवा लीजिए। सुबह से 10 बजे रात तक आज भी रोज उसके कब्र पर मट्टी देने वाले जा रहे हैं। जी हाँ, अफजल अंसारी साहब, मुझे ये बताइए, ये बड़ी बात है वाकई जो आप कह रहे हैं, और मैंने वो भी देखा कि किस तरह से जो ज़िला प्रशासन है, जो ज़िला अध्यक्ष हैं, मजिस्ट्रेट, उनके साथ आपकी बहस हो रही थी। डॉन, गैंगस्टर, एक दुर्दांत व्यक्ति बताया गया, लेकिन ये भी तो आप इस फ़र्क को समझिए कि आपके खुद के पिता, आपके दादा, आपके नाना, जो इतनी इस तरह की हिस्ट्री रही है आपके पूरे परिवार की, उनका तो नाम किताबों में दर्ज है हीरोज़ की तरह। तो ऐसा क्या हुआ इस पीढ़ी के साथ कि इनको डॉन, गैंगस्टर ये सब बताया गया? क्यों बंदूक का साथ लिया जब आपके परिवार के तमाम लोग स्वतंत्रता संग्रामी रहे? सुनिए, सामंतवादियों के इस क्षेत्र में जहां गरीबों की इज्जत आबरू, उनके मान सम्मान और उनका हक हिस्सा दिलाने के लिए जो व्यक्ति भी संघर्ष करेगा, जो इन सामंतवादियों के, पूंजीवादियों के, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हिम्मत करके खड़ा होगा और जिसके पीछे गरीब लामबंद होगा, उसको इस तरह की संज्ञा मीडिया के माध्यम से दे दी जाएगी। मुख्तार अंसारी के साथ भी अनफॉर्चुनेटली यही था। एक आदमी जो जेल में है उसके खिलाफ 65 मुकदमा लिखा गया। या तो तुम्हारा जेल और तुम्हारा पूरा सिस्टम एक्सेप्ट करो कि फेल है, और अगर तुम्हारा जेल और तुम्हारा सिस्टम सब कुछ फिट है, चाक चौबंद है, तो 65 मुकदमा मुख्तार के जेल में रहने के दौरान उसके ऊपर लिखा गया। आज की डेट में अब वो मर चुका है, फाइलें बंद हो जाएंगी। आपसे हमें चुनौती देके कह रहा हूं, मंगा लीजिए उसके मुकदमों की लिस्ट और बता दीजिएगा हमको कभी कि उसमें एक भी मुकदमा ऐसा है जो 25 अक्टूबर 2005 के पहले का है। 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार जेल गए हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दंगा हुआ है। उस दंगे की आग को बुताने के लिए वो वहां गए और उनके ऊपर ही आरोप लगा करके मुकदमा कायम किया गया, जिसमें सिलेंडर करके वो जो जेल गए 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर 2005 के बाद मुख्तार अंसारी 29 मार्च 2024 को अपने घर लौट के आया, लेकिन वो एक लाश की शक्ल में, और इस दरमियान 65 मुकदमा उस पर लिखा गया। आपसे जब मेन बात कहने की बात आएगी तो आप उस चैप्टर को बंद कर देती हैं। मैंने कहा उसरी कांड के मुकदमे में ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह को बचाने के लिए सारा नाटक हुआ। मैंने ये कहा कि मुख्तार अंसारी को आप नहीं जान पा रही हैं और लोग भी नहीं जान पा रहे हैं। उसको तो कई मामलों में आजीवन कारावास हो गई और 10-10 साल की भी सजा हो गई, 7 मामले सजा हो गए। लेकिन आपको ये नहीं गिनने आ रहा कि जो आदमी 18.5 साल जेल में रह गया है, आजीवन कारावास की सजा की गिनती कै साल से होगी? बहुत से लोगों को ये डर सता रहा था कि 1-1.5 साल और रहने के बाद हो सकता है ये बाहर निकल जाए। हाथी के एक पैर में सब पैर चला जाता है। लेकिन कन्विक्शन तो बहुत बाद में हुआ अफजल साहब। मुकदमे तो थे उनके पास, लेकिन कन्विक्शन तो 2022 में ही हुआ ना, 2 मुकदमों में। जो भी मुकदमों का कन्विक्शन हुआ, यही सरकार और यही इसका सिस्टम छाती फुला फुला के कहते हैं, अभी मंचों पर चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे हम ही तो हैं जिन्होंने मुख्तार को सजा भी करा दी, हम ही तो हैं, मैंने मिट्टी में मिला दिया। ये तो इसकी बहादुरी मानते हैं। हिम्मत है तो क्यों नहीं कह देते 100 मुकदमा ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह का है, वो मेरी गोद में, मेरे सरकार की गोद में पल रहा है,
और उसको कोई कुछ न बोले? क्यों नहीं उसकी सजा करा देते? क्यों नहीं उसके खिलाफ अभियोजन कार्रवाई कर देता? क्यों नहीं गैंगस्टर में, क्यों नहीं उससे पूछा जाता कि हजारों करोड़ की ये लूट की कमाई कहां से आई? क्यों नहीं ईडी उसके खिलाफ जांच कर लेती? जो उसकी आप बात चर्चा शुरू होगी, आप कहानी दूसरी तरफ मोड़ देंगे, लंबा हो रहा है। जी हाँ। नहीं अफजल साहब, अब देखिए टीवी की एक लिमिटेशन होती है कि जाहिर है कुछ ही मिनटों में सारी बात कही जाएगी और लोग जिस तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ ये समझना चाहते हैं मोटे तौर पर, बुनियादी तौर पर कि आखिर क्या हो रहा है। आपकी बात, आपकी आवाज़ द वायर पर हम रखना चाहते थे। आप पीड़ित का परिवार हैं या वो व्यक्ति जिसकी मौत हुई है, आप ही कह रहे हैं कि हत्या हुई है। अब बिल्कुल आखिरी बात मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप ही कह रहे हैं कि चुनाव में फ़ायदे के लिए आपके भाई की हत्या कराई गई। क्या उनकी मौत के बाद, अब वो तो गुजर गए, वो तो इतिहास बन गए, कि अब भी आप लड़ेंगे इंसाफ के लिए? हम जब तक जिंदा हैं और हमारे इस अंसारी फैमिली में, हमारी नस्लों में भी जो जिंदा है, हम जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। एक मुख्तार अंसारी शहीद हो गया, हम सब भी शहीद हो जाएंगे, तो भी हम चाहेंगे कि जमाने में जुल्म ढाने वाले और इस जालिम हुकूमत को समर्थन करने वाले, ये जालिम जो उनकी गोद में पल रहे हैं, ये सब जो गरीबों पर, मजबूरों पर, बेकस बेसहारों पर रोज अत्याचार करते हैं, हम इनके हक हिस्से की, इज्जत आबरू की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपना पक्ष यहाँ पर रखा। ज़ाहिर है द वायर के दर्शक फैसला अपने आप करेंगे कि वो क्या समझते हैं, कि वो डॉन थे, गैंगस्टर थे, उनकी हत्या हुई या उनकी मौत हुई, क्या वो मसीहा थे, रॉबिन हुड थे, ये सब मैं दर्शकों पे छोड़ देती हूँ। फिलहाल आपका इस समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।